नहीं बापू, मेरी किताबें और जितना जल्दी हो सके चूल्हा जलाना सीख ले। तेरी शादी कल के कल ही होगी। पर बापू मुझे चूल्हा जलाना अच्छा नहीं लगता। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। बेटी मुझे माफ कर दे, बेटी मुझे माफ कर दे। तेरे बापू के आगे मेरी एक नहीं चलेगी। के 4 साल बाद आनंदी को एक बेटा हुआ। तो अब आगे देखते हैं कि आनंदी के जीवन में क्या हुआ। अरे इसका माथा तो अंगारे की तरह तप रहा है, इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप भी ना कुछ भी बोलते थे। दीजिए मुझे। माधव, माधव। जी भैया जी। जल्दी से वैद्य जी को बुला कर लेके आओ। अभी बुला कर लाता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। ये सब अंधविश्वास है आनंदी। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है ना बाबू? आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। आप चुप क्यों हैं? आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। देखिए ना, ये तो आंखें भी नहीं खोल रहा। दिखाओ मुझे, क्या हो गया है? आंखें खोलो बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? आनंदी, आनंदी हमारा बेटा वो कभी आंखें नहीं खोलेगा। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? तुमने तुम्हारा बच्चा छीन लिया। आनंदी मत करो ये पागलपन। भगवान ने तुम्हारा बच्चा ही छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारे अनपढ़ और अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती आनंदी तो हमारा बच्चा जीवित रहता। तुम अनपढ़ थी आनंदी, तुम अनपढ़। नहीं, नहीं रहूंगी अब मैं अनपढ़। मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज करवा मैं अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उसके बाद में आनंदी 5 अप्रैल 1889 को अमेरिका की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाई के लिए चली गई और वहां से कुशल डॉक्टर के रूप में लौटी। तो आगे देखते हैं फिर आनंदी के जीवन में क्या हुआ। आ चुका है, तुमने पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरे जाने का समय आ चुका है। आप ऐसा मत बोलो, हमारे शहर में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है। हाँ भैया जी, आप ठीक कह रहे हो। हमें दिल की तसल्ली के लिए कम से कम एक बार तो वहाँ जाना ही चाहिए। हाँ चलो हॉस्पिटल चलते हैं। चलो। हाथ दिखाओ, आंखें खोलो, मुझे करो। इनकी हालत तो बहुत ही खराब है, इनको तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है। पर ये ठीक तो हो जाएंगे ना? ये तो डॉक्टर मैडम आके बताएंगी। डॉक्टर मैडम कब तक आ जाएंगी? थोड़ी देर में आ जाएंगी। मैडम चलिए। लो आ गए डॉक्टर मैडम। क्या हुआ है आपको? क्या हुआ है? इन्हें टीवी है। कहाँ से इनकी दवाई चल रही है? जयपुर से। ये लीजिए, ये इनकी फाइल है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप इन्हें टाइम से देते रहना, इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है। और धक्के निकलेगा नीचे से, उधर आके लिया अपने साथ। मैं भी जला रहा हूँ ना, बैटरी चार्जिंग पे लगी ना ये दोनों। उनके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत आराम पड़ता है। कहाँ तो उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि कोई चमत्कार ही बचा सकता है, लेकिन आनंदी जो विदेश से पढ़कर आई थी एक कुशल डॉक्टर के रूप में,
उसने ही चमत्कार कर दिया। और जब तबीयत में सुधार हुआ तो 2-3 दिन बाद आनंदी के पिता, जो नहीं जानते कि उनकी बेटी एक डॉक्टर है, आनंदी से मिलने के लिए आते हैं। कहाँ है? मैं उनसे मिलना है। आपसे कोई मिलने आया है। चलिए। कैसी है अब आपकी तबीयत? अब मैं ठीक हूँ डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भला मैं गरीब, आपको क्या दे सकता हूँ? वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। वचन? कैसा वचन? अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी है आनंदी। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी, वो भी डॉक्टर? हाँ बापू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके तुमने उसकी सारी जिंदगी काला कर देना चाहते थे। मेरी बेटी आनंदी, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बापू, वही आनंदी जिसके लिए बचपन में तुमने चूल्हा दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। आनंदी, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी। बापू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है। याद है ना तुझे अपना एहसान, जब बचपन में मुझ पे किया था? ताने सुना सुना कर जीते जी मार दिया था मुझे। अब बोल, और किस किस को मारेगा तू? भला उपकार मानता हूँ मैं तुझ जैसी बेटी का कि तूने सिर्फ मुझसे मांगा तो क्या मांगा? बराबरी का दर्जा। बापू, तुम ही कहते थे ना कि किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में अच्छी लगती है, बेटियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी। बेटे और बेटी में फर्क करना अपनी दोनों आंखों में फर्क करने के समान है। एक का पढ़ना, दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार। आनंदी, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे मेरी बेटी। आनंदी, अपने पिता को माफ नहीं करोगी? फोटो। धन्यवाद। आपको बाल विवाह के ऊपर कुछ चीजें दिखाते हुए हमें इस चीज से या इस नाटक से एक ही प्रेरणा मिलती है कि हमको बाल विवाह नहीं करना चाहिए। बाल विवाह करने से बच्चों की शिक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य व उनकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा कमी देखने के लिए मिल जाती है। बाल विवाह अगर हम बात करें तो एक प्रकार से देखा जा रहा है कि गरीबी को देखते हुए या फिर हम लोगों की सहमति न होते हुए ये बाल विवाह की कड़ी लगातार श्रृंखला में एक विश्व लेवल पर बढ़ती जा रही है। तो इस नाटक के माध्यम से हम लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि हमें बाल विवाह पर रोक लगानी चाहिए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लड़के ही पढ़ते हों, लड़कियों को भी, बच्चियों को भी पढ़ाते हुए इस भारत का फ्यूचर बनाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर मैं अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन बात करता हूं, भारतीय संविधान के आधार पर बात करें तो 2023 में लड़कियों की शादी की एज 18 साल और लड़कों की शादी की एज 21 साल है। और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले अगर हम शादी कर दें तो लड़की का जीवन बहुत ही सक्षम और बढ़िया होगा। तो इसीलिए आपको इस नाटक को देख करके ये प्रेरणा मिली और आप भी, मैं चाहूंगा कि अपनी बच्चियों को इसी प्रकार से पढ़ाएं। हमारे विद्यालय प्रांगण में पधारे हुए सभी महानुभाव, मैं उनसे बार बार विनती करना चाहूंगा कि अपने छोटे छोटे बच्चों को इस तरीके से बाल विवाह में डाल करके या उनके जीवन के साथ खिलवाड़ न की जाए। और हमें इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, बच्चों को मनोबल बढ़ाते हुए, उनको जिस चीज में दिलचस्पी हो उस पर हमें काम करना चाहिए। तो बस इसी प्रेरणा के साथ बाल विवाह आज से ही आप लोग कंठस्थ कर लें, न तो करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। धन्यवाद एक बार बच्चों।